ईरान से मार खाना तो अमेरिका का नहीं बनता था, लेकिन बहुत मार पड़ी है उन्हें, और ईरानियों ने मारा, उनके सारे अड्डे तबाह किए हैं यहां पे इस रीजन में। तो इसके बाद रशिया को और बाकी मुल्कों को बहुत हौसला मिला, जो मिलना भी चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी हम बाकी मुल्कों के साथ मिलकर, जो ज़ेरे अताब है अमेरिका के और इसराइल के, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे। यानी इसका मतलब यह है कि अब अरबों की तरफ भी नजर है रशिया की और बाकी मुल्कों की तरफ भी, ताकि आइंदा अटैक ना किया जा सके। फिर उन्होंने कहा हम अमेरिका और इसराइल के लिए यह फिजा इतना सख्त बना देंगे और इस हद तक जाएंगे कि ईरान के खिलाफ यह ऑपरेशन हो ही ना सके। अब ये बहुत सारे इशारे दे रहे हैं रूसी वज़ीर खारजा, और चीजें बहुत क्लियर कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के मकासद में से एक मकसद यह है कि वो ईरान के खिलाफ जंग में खलीज फारस के मुमालिक को शामिल करें। यह भी उन्होंने कहा। वो जो मैं आपको कह रहा था ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इस पर भी उन्होंने बात की कि जनाब ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके शामिल किया जाए लड़ाई के अंदर अरब मुमालिक को और बाकी मुमालिक को, ताकि ईरान के ऊपर दबाव ज्यादा बढ़े। नाज़रीन, भारत शदीद तनकीद की जद में आ गया। वजह यह है कि भारत की नेवी ने दावत देके ईरानी बहरिया को बुलाया था, उनका जंगी जहाज गया था और वो बहरी मशकों में उसने हिस्सा लिया। ये निहत्ते फौजी थे, ये इंडिया के पानियों में मौजूद थे और वहां पे ये अपनी एक्सरसाइजेज खत्म करके मूव कर रहे थे। तो इनको अमेरिकन ने भारतीय पानियों के अंदर डबो दिया और वहां पे 80 से ज्यादा ईरानी फौजी शहीद हो गए। अब इसके ऊपर इंडिया के अंदर इंडिया पे तनकीद हो रही है और बैनुल अक़वामी सतह पे हर जगह पे इंडिया पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपने मेहमानों का ख्याल नहीं रखा। इस पे ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा कि अमेरिकी फौज ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए ईरान से तकरीबन 2000 मील दूर बैनुल अक़वामी पानियों में हमला किया है। मेरे अल्फाज लिख लें, अमेरिका ने इस हमले से जो मिसाल कायम की है, ईरानी फ्रिगेट जहाज डयाना भारतीय बहरिया का मेहमान था, यह उसके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ये जनाब वज़ीर खारजा ईरान अब्बास अराकची का स्टेटमेंट है। इंडिया के अंदर बहुत तनकीद हो रही है। इंडिया में इतनी जरूरत नहीं है कि वो अमेरिका की मजम्मत कर दे कि हमारे मेहमान आए हुए थे, वो निहत्ते फौजियों का आपने उनका जहाज डबो दिया। ये क्या तरीका है? अमेरिका की मजम्मत भी नहीं कर पा रहा, हत्ता कि वो ईरान के साथ ताजियत भी नहीं कर पा रहा। ईरान के जो ज़ेरे जमीन ज़खायर हैं उनको तबाह करने के हवाले से एक बड़ा दावा किया है अमेरिका ने और इसराइल ने। वे कह रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल जखीरा जो है उसे महफूज रखने के लिए जमीन के अंदर पूरे पूरे शहर तामीर किए हुए थे, मगर अब हम उन्हें निशाना बना रहे हैं। उनका दावा है कि हमें पता चल गया कि वो कहां कहां हैं और कहां कहां से वो मिसाइल बाहर निकालते हैं, ड्रोन बाहर निकालते हैं। तो वो कहते हैं जैसे ही वो सुरंगों से बाहर आते हैं हम उन्हें फौरन निशाना बनाते हैं। जबकि बंकर बस्टर बम, ये वो बम होते हैं जो बंकर्स को तबाह करते हैं, लेकिन क्योंकि वो जमीन की बहुत गहराई में है तो उनको तबाह नहीं किया जा सकता। तो वो जो सुरंगों के दाखिली और खारजी रास्ते हैं ना, जहां से दाखिल होते हैं निकलते हैं, और वो उनको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान जो है वो अमली तौर पे अपने हथियारों को कम से कम इस्तेमाल करे। अब ये जनाब अमेरिका और इसराइल का दावा है कि सैकड़ों मिसाइल और लॉन्चर हमने तबाह कर दिए हैं, जिससे ईरान की वो सलाहियत कमजोर हो रही है जिसके जरिए वो जंग के आगाज में बड़ी तादाद में हमले कर रहा था। अच्छा, ईरान के हमलों के अंदर शिद्दत में कमी आई है। पहले ईरान ने बहुत तेजी से ड्रोन्स दागे, बहुत तेजी से उसने मिसाइल दागे। अब ईरान जो बात कर रहा है वो मुख्तलिफ है। वो ये कह रहा है कि हम तो पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, हमने तो 3rd और 4th जनरेशन के अभी इस्तेमाल ही नहीं किए हथियार। हमारे जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं वो तो पड़े हुए हैं, वो तो इस्तेमाल करने। एक मिसाइल के बारे में आपको बताता हूं कि ईरान ने नया मिसाइल एक चलाया है, खुर्मशहर, इसी तरह नाम है इसका, और खुर्मशहर 4, इसको खैबर भी कहते हैं सादा जुबान में। तो ये 2000 किलोमीटर तक जाता है, बहुत ज्यादा वॉरहेड भी लेकर जा सकता है। ये मिसाइल ईरान ने नया इस्तेमाल किया, इससे पहले उसने इस जंग में इसको इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के पास काफी सारे ऐसे मिसाइल हैं जो डॉक्यूमेंट पर मौजूद हैं, यानी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये मिसाइल इनके पास हैं, लेकिन वो मिसाइल अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए इस लड़ाई में। तो क्या ईरान उनको इस्तेमाल करने जा रहा है या करने की कैपेसिटी रखता है? अमेरिका और इसराइल जो है वो ये दावा करते हैं कि नहीं, हमने तो वो एरिया ही बंद कर दिया जहां से मिसाइल इस्तेमाल हो सकते हैं और हमने उन फैसिलिटीज को तबाह किया है। जबकि ईरान ये कह रहा है कि कुछ भी तबाह नहीं हुआ, हम जवाबी हमला करेंगे तो पता चल जाएगा। बहरहाल इस वक्त ईरान की जानिब से शिद्दत में कमी है, जबकि इसराइल और अमेरिका की जानिब से लड़ाई की शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है। नादरीन, एक बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा था
उसका हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट की जानिब से और अमेरिका और इसराइल की जानिब से, कि ईरान का जो शायद ड्रोन आता है या ईरान जो भी ड्रोन भेजता है हमला करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए बहुत महंगे इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे और पैसा पानी की तरह बह रहा था, और इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, जिसका नुकसान यूक्रेन को भी होगा, अमेरिका को भी होगा, और इसका रशिया को फायदा होगा कि ये इंटरसेप्टर्स जितने कम होंगे, रशिया उतना ज्यादा यूक्रेन के ऊपर और यूरोप के ऊपर दबाव बढ़ा सकेगा। तो इन्होंने तो पानी की तरह इंटरसेप्टर्स चलाए हैं यहां मिडिल ईस्ट में, और ईरान ने काफी हद तक डैमेज कर दिया, जखीरा खत्म कर दिया। अब जाके इनके दिमाग में यह आइडिया आया कि यूक्रेन से वो ड्रोन लिए जाएं जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं, यानी ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन भी जा सकता है ना, और ये बहुत सस्ता है। तो यूक्रेन ने जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए हुए हैं, उनकी कीमत कितनी है पता है? उनकी कीमत है 5,000 तक, यानी $3,000 से $5,000 तक। ईरान का जो ड्रोन है वो $20,000 का है। उसको रोकने के लिए अगर $5,000 का ड्रोन लगता है तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है, 1 2 3 ड्रोन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये ड्रोन हासिल करने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, और यूक्रेन ने कहा जी हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन बताएगा और यूक्रेन ड्रोन की सप्लाई करेगा, रशिया यूक्रेन का बॉर्डर बहुत ज्यादा गर्म कर देगा और यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि रशिया प्रॉपर तरीके से मैदान में आ चुका है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ, इनके जो स्टेटमेंट आए हैं, इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रूस इस लड़ाई को कैसे देख रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वो बनने वाला है इस लड़ाई का, या चाइना को बहुत फायदा होगा। देखें ना, पूरी दुनिया का तेल बंद है, चाइना का तेल बंद नहीं हो रहा, उनको सप्लाई लगातार जा रही है, क्योंकि वैसे भी चाइना के साथ बिगाड़ता नहीं ईरान। ईरान का 90% ऑयल पाबंदियों के बावजूद चाइना खरीदता है। फिर चाइना ईरान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जो उन्होंने वादे किए हैं, वो $400 अरब के हैं। तो ईरान चाइना के साथ तो नहीं बिगाड़ता। रूसी वजीर खारजा ने कहा कि वो ममालिक जो अमेरिका और इसराइल की जारहियत से मुतासिर हैं, यानी जिन ममालिक के ऊपर इसराइल और अमेरिका दबाव डालता है और उन्हें परेशान करता है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यानी लड़ाई के नुक्ता नजर से हम उनके साथ हैं। हम उनके लिए दीगर अमन पसंद मुल्कों के साथ मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे जो अमरीकी हमले को मुकम्मल तौर पर नामुमकिन बना देगा। जैसे बलूचिस्तान में नफरत फैलाई गई थी। देखिए, ये बड़ा आसान होता है किसी को गद्दार कह देना, लेकिन इसकी कीमत आपको नस्लों तक चुकानी पड़ती है। आप तो ढीले मुंह के साथ बैठ के कह देते हैं कि ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है, ये जनाब पाकिस्तान का दुश्मन है, बड़े आराम से आप कह देते हैं। वो आदमी उस वक्त शायद बर्दाश्त भी कर देता है, लेकिन ये चीजें नस्लों तक पीछा करती हैं। आप बलूचिस्तान में देखें आपके साथ क्या हुआ, यही हुआ। आप पश्तूनों के साथ देखें आपने क्या किया, उसका जवाब क्या है। आज आप इसी चीज का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में आपने क्या किया, वहां पे भी आपने यही किया, उसका नतीजा आपके सामने है। तो जहां जहां पे आपने नफरत की आग लगाई, वो आपके घर तक आई, और ये आग भी आपके घर तक आ जाएगी अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो। पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर कर देते हैं, राह का एजेंट कह देते हैं, गद्दार वतन कह देते हैं, बड़े ढीले मुंह के साथ कह देते हैं, लेकिन लोगों को जो तकलीफ होती है, आप नफरत की मुस्तकबिल के लिए एक आग लगातार आप जला देते हैं। और ये खेल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमेशा हमारी पंजाब की सियासी जमात नून लीग ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खेला है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादातर लोग पंजाब से ही होते हैं, और एक नून लीग जो है वो पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, और नून लीग ने हमेशा नफरत का कार्ड खेला है। कभी जाग पंजाबी जाग का इन्होंने नारा लगाया, कभी इन्होंने पंजाब के नाम के ऊपर सियासत की, कभी नफरत फैलाई, कभी सिंधियों को कमतर कहा, कभी इन्होंने महाजरों के खिलाफ आग उगली, कभी इन्होंने बलोचों को बहुत बुरा भला कहा, कभी पश्तूनों के खिलाफ नफरत की आग जलाई, अब कश्मीरियों के खिलाफ जो हो गए। तो पूरे पाकिस्तान को ये क्या चाह रहे हैं? ये पंजाब की, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, पंजाब के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। ये तमाम कौमियतें पंजाब में बड़े पैमाने पर आकर रहती हैं, और बिल्कुल ऐसे रहते हैं बीच में घुल मिल कर, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने नफरत की एक आग हमेशा लगाई है, PMLN ने, और अब कश्मीरियों को उसी आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाज़रीन आगे किया हुआ, लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको पहले बताऊं कि अब पीपल्स पार्टी जो है ना, उसने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर तो इलेक्शन आपने करवाने हैं जुलाई में, तो फिर आप ये ऑपरेशन वाला ड्रामा बंद करें। अगर आपने इन लोगों को मारा तो हम
इलेक्शन लड़ने के लिए आजाद कश्मीर में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। अपने हलकों में जाना अजाब हो जाएगा, क्योंकि ये हर इलाके से लोग निकल कर आए हुए हैं। बल्कि फैसल राठौड़ ने तो गालिबन ये पैगाम भी मेरे एक सोर्स के मुताबिक पहुंचा दिया बिलावल वगैरह को कि मैं तो अपने हलके में भी नहीं जा पाऊंगा, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा कर दी गई है। और वो वैसे भी इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो अब वो मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी को आगे किया हुआ कि ठीक है आप मनाएं इनको, अगर बातचीत हो सकती है। पीएमएलएन ने जो है अब ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। पीएमएलएन कह रही है गद्दार है, इंडिया के साथ मिले हुए हैं, एजेंट है, रॉ के एजेंट है। पीएमएलएन ये कह रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, हमारे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, नाराज लोग हैं, उनके मुतालबात हैं, बैठिए उनके साथ बात करते हैं। लेकिन बीच में से दोनों मिले हुए हैं। ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। जबकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी हिकमत अमली के ऊपर अमल दरामद कर रही है कि जितना प्रेशर बढ़ा सकते हैं प्रेशर बढ़ाएं। गिरफ्तारियां, बंदों को जख्मी करना, लोगों के ऊपर अटैक करना, क्रैकडाउन करना, वो इन चीजों के साथ एक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी मुज़ाकरात के लिए दावत दी गई है, कुछ राब्ते भी हुए हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोगों से और कुछ बरतानिया में बैठे हुए लोगों से। जो आजाद कश्मीर की हुकूमत है उनके लोगों ने राब्ते किए, फैसल राठौर की हुकूमत ने। तो चंद मुतालबात सामने आए हैं, जो मुतालबात अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने दिए हैं। और ये मुतालबात मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक स्टेटमेंट ही काफी है। इसमें जो स्टेटमेंट है वो सरदार उमर नजीर कश्मीरी का है, जिन्हें गोलियां लगी हैं। वो जख्मी होने के बावजूद आए और उन्होंने आकर अपने लोगों से खिताब भी किया। बड़ी हिम्मत दिखाई उन्होंने। अभी चंद दिन पहले उन्हें गोलियां लगी हैं, इस तरह आ जाना, बहुत बाहिम्मत नौजवान है रावला कोट का। तो उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले जो कलअदम करार दिया गया उसका नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए, वापस लिया जाए। एफसी, पीसी और रेंजर्स का इनखला किया जाए। यानी जो इस्लामाबाद से पुलिस आ गई है, रेंजर्स आ गई है, ये एफसी आ गई है, इन सारों को जो है वो वहां से निकाल दिया जाए, आजाद कश्मीर से ये वापस जाएं। शोहदा की मैयतें हमारे हवाले की जाए। जितने लोग शहीद हो गए उनकी मैयतें जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंट्रोल में ले ली हैं कि जब इनके जनाजे पढ़ाए जाएंगे तो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनाजे वापस करने, वो कह रहे हैं जी ये जनाजे हमारे हवाले किए जाए। जख्मियों को इलाज मुआवजे की सहूलत दी जाए, इन अस्पतालों को नॉर्मलाइज किया जाए और कमेटी के दीगर मुतालबात पर अमल दरामद किया जाए। उमर नजीर कश्मीरी। अब जो एक मैकेनिज्म बन रहा है वो ये बन रहा है कि कश्मीरी बैठेंगे एहतजाज पे, जबकि मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और उन मुज़ाकरात में कुछ हद तक बातचीत हो भी रही है। और मुज़ाकरात में सबसे पहली चीजें जो मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए जो पहली शराइत है कि हम बैठते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप यहां से सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाएं, नंबर 1। नंबर 2, लाशें वापस करें। नंबर 3, ऑपरेशन फौरी तौर पे बंद करें। और ये जो कलअदम करार दिया गया ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, ये मामला वापस लें और मुकदमात भी खत्म करें, चीजों को नॉर्मलाइज करें, हम बैठ के आपसे बात करते हैं। तो ये चीजें तो हुकूमत को पहले करनी पड़ेंगी अगर तो वो बैठकर बात करना चाहते हैं। अब बैठकर बातचीत सिर्फ इस सूरत में होगी कि कश्मीरी अपना दबाव बरकरार रखें, क्योंकि जब तक ये बैठकर बातचीत होती रहेगी कश्मीरियों को सड़क पे बैठना पड़ेगा। और सड़क पे बैठना मुश्किल तो होता है, लेकिन यहां कश्मीर में इतना मुश्किल इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो कश्मीरी अवाम है वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी को। और लोग अपने घरों से खाने पका कर ले आते हैं, अपने घरों से फैसिलिटेट करते हैं, इन लोगों को मेहमान के तौर पे ले जाते हैं। ना वॉशरूम का ज्यादा कोई मसला हो रहा है, ना खाने पीने का ज्यादा मसला हो रहा है। देखिए इश्यूज होते हैं जब अपने घर से, अपने इलाके से आप दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप रूटीन के मुताबिक अपनी तमाम चीजें नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद मकामी अफराद जहां जहां पे ये लोग जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो इनको खाने पीने की चीजें दे रहे हैं। इनके खाने पीने का, इनके रहने का, इनके वॉशरूम का, इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके बगैर तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो अगर ये लोग अगले चंद दिनों तक सड़कों पे बैठने के लिए तैयार रहे और ये बैठे रहे और इनकी तादाद ऐसे ही बढ़ती रही जैसे अभी बढ़ रही है, तो फिर मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी को गुड कॉप के तौर पे फिलहाल आगे किया गया है। अब एक खबर यह भी आ रही है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाएगा। यानी अगर मुज़ाकरात नहीं होते, कोई कामयाबी नहीं मिलती और हार्ड स्टेट यही काम इसी तरीके से करती है कि हमने हार्ड स्टेट ही रखनी है, हमने जैसे मुरीदके में घेर के लोगों को मार दिया था, जैसे डी चौक में लोगों को घेर के मार दिया था, जैसे खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान में एहतजाज हुआ और 30 के करीब लोग वहां शहीद हो गए थे, तो इसी तरीके से बहुत मुमकिन है कि यहां पे भी एक बड़ा क्रैकडाउन मजीद कर दिया जाए, लोगों को कुचला जाए ताकत से। तो उस सूरत में फिर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। ये डिमांड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और वहां पे फड्डा इस बात पे पड़ा हुआ कि आपने जो
ट्रेटर लगाना है ना, वो पीपल्स पार्टी का लगाना है बंदा। यानी अगर आप इमरजेंसी लगाते हैं या आप इलेक्शन मुलतवी करते हैं तो आपने पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो कंसिडर करना है, हमारा बंदा लगना चाहिए। आजाद कश्मीर के अंदर पीएमएलएन का बंदा नहीं लगना चाहिए। अब इस किस्म की चीजें भी अंदर खाते डिस्कस हो रही हैं। बहरहाल ये मुज़ाकरा चल रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर जरदारी वो इन चीजों से बिल्कुल ही इर्रेलिवेंट है। यानी जो बड़े बड़े ममालिक हैं या इनके जो बैरूनी आका हैं वो एक छींक भी मारे तो ये फौरी तौर पे में सदके वारी हो जाते हैं। ये फौरी तौर पे वहां स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर देते हैं, फौरी तौर पे उनके जूते पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया में सालसी के लिए ये मारे मारे फिरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के साथ एक फड्डा पड़ गया है चंद मुतालबात को लेकर, और यहां पे ये सालसी नहीं कर पा रहे। यानी दुनिया के मामला हम हल करवाएंगे, दुनिया के हर मामले के अंदर हम जाके घुसेंगे और हम जाके वहां कहेंगे जनाब हम सालसी के लिए आ गए हैं, आप हमारे ऊपर रख के अपने जो भी आपने बयानात देने आप दें, हम हर चीज अब्जॉर्व कर देंगे। तो दुनिया में जाएंगे हम ये करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों से बातचीत के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। यहां पे अक्कड़ है और बात सिर्फ एक ही है ना, वो अक्कड़ भी सिर्फ इसलिए है कि जाती मफाद है, मफाद कोई छोड़ना नहीं चाहता, दिहाड़ियां बहुत बड़ी हैं। सुहेल बड़ाइश साहब ने नाज़रीन ने कॉलम लिखा, उस पर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए कि जनाब आपका इस पर क्या ख्याल है। वड़ाइश साहब ने कहा कि यार ये वाली कंपनी भी नहीं चलेगी। ये शहबाज शरीफ वगैरह की हुकूमत पे उन्होंने टका के तनकीद की, दबाव, ये सिर्फ दबाव डाला और कुछ भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हल्का फुल्का दबाव रखना चाहती है और कुछ भी नहीं है। कहीं नहीं जा रही ये हुकूमत। आसिम मुनीर साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है शहबाज शरीफ की हुकूमत। ये बात आप लोग सब अपने ज़हन में रखें, क्योंकि अभी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पूरा धांधला करवा के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को हुकूमत बनाकर दी है। अभी कश्मीर के अंदर ये 12 नशिस्तों का मामला क्या है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को दोबारा यहां पे हुकूमत बनाकर देनी है। जिमनी इंतखाबात जो हैं वो सारे के सारे पीएमएलएन को जितवाए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को जितवाए जा रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हुकूमत खत्म करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर इस हुकूमत को लिंगर ऑन करना पड़ा तो ये लिंगर ऑन भी कर जाएंगे। आसिम मुनीर साहब की इंश्योरेंस पॉलिसी है इस हुकूमत में। सुहेल बड़ाइश साहब का कॉलम सिर्फ एक मासूमियत है जो इन्हें कहानी सुनाई गई, इन्होंने आगे से उसको अपने अल्फाज का लिबादा उड़ा के कौम के सामने रख दिया। कहीं नहीं जा रही है हुकूमत, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्होंने एक दूसरे के साथ ही चलना है। आसिम मुनीर साहब ने इन सारों को बचाना है और इन सारों ने आसिम मुनीर साहब को बचाना है, और इन्होंने मिलकर इमरान खान साहब को जेल के अंदर बंद रखना है, और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। नाज़रीन, एफसी के एहलकारों के ऊपर पेशावर में अटैक हुआ और एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें 6 एफसी के एहलकार पेशावर में एक चेक पॉइंट के ऊपर शहीद कर दिए गए और 8 एफसी के एहलकार जो है वो यरगमाल बनाकर दहशतगर्द अपने साथ ले गए। अब उनको छुड़वाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी लगभग 24 घंटे होने वाले हैं जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। एफसी के एहलकारों को छुड़ाने के लिए, बल्कि इससे ज्यादा टाइम हो गया, उनको छुड़ाने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहां है? पाकिस्तान में। उन्होंने कहां से अगवा किया? पेशावर से किया। क्या वो अफगानिस्तान जा सकते हैं? नहीं, वो तो सारा बॉर्डर सील है, वो तो बंद है। और इतने लोगों को यरगमाल बना के अफगानिस्तान कैसे ले जाया जा सकता है? तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस बेयारो मददगार छोड़ दी जाती हैं। इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हुए तो अपने लोगों को ऐसा लगा कि डिसोन कर दिया गया। जो फौजी बेचारे छुट्टी पे जा रहे होते हैं या एफसी वाले छुट्टी पे जा रहे होते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं किसी ट्रेन के दहशतगर्दी के वाकये में या किसी बस के दहशतगर्दी के वाकये में, तो बाद में उसको ओन नहीं किया जाता। ये कहा ही नहीं जाता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अपने लोगों को ओन करना चाहिए। एक दूसरे की टांगे खींचने में ये लगे हुए हैं, अपने अपने इक़्तिदार को बचाने में लगे हुए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, वहां का वजीर आला इनके साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कार्रवाई डाल रहा है और पूरा सूबा जल रहा है।